पिछले चैप्टर में मसल, चाचू और फेरल ने मोहर तोड़ने की कोशिश की पर असफल रहे। अब वो वापस जाकर एक ऐसे जादूगर को ढूंढने की योजना बना रहे हैं जो इसे तोड़ सके। लेकिन जाने से पहले वाजी ने देखा कि बैरियर हिल रहा है, तो उसने छुआ और मोहर को लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। अब द्वार खुल गया है तो सब खंडहर में घुस गए हैं। चलो अब अगले हिस्से पर। अब जब वो अंदर हैं, तो रहस्यमयी जोड़ी हैरान थी क्योंकि उनके बैरियर्स सिर्फ उनके मशरूम कबीले वालों के लिए खुलते हैं और सोचते हैं कि ये इसे कैसे तोड़ दिया। तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि घुसपैठियों ने किसी ऊंचे दर्जे के जादूगर को साथ लाया होगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि सावधानी बरतेंगे, पर चाहे वो कोई भी हो, उन्हें कोर क्षेत्र नहीं ढूंढने देंगे और ये आसान होगा क्योंकि वे बस सबको मार सकते हैं। इधर वसी खंडहर के शुरुआती इलाके के अंदर के दृश्य से मंत्रमुग्ध है, तो वो पिगी से कहता है कि उसे देखो, और ऐसा लग रहा है जैसे गुफा की छत पर सितारों का समुद्र हो। ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर इसे देखते ही जान से भर उठा है, और ये इसीलिए क्योंकि खुम्बी प्रजाति को धीमी और नमी वाली जगहें बहुत भाती हैं। ऐसे माहौल में वो खुद को जल्दी से ठीक कर लेंगे, जिसकी उसे खबर तक नहीं। फिर एक बहादुर अचानक दौड़ पड़ा। सोचा वो पहला होगा जो खजाना पालेगा, और इसके साथ ही बाकी भी उसके पीछे भागे। पर जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि वो गलती थी, क्योंकि पहला वीर खुम्बी की बारूदी सुरंग पर कदम रखा और खुद को मारा। अब दूसरे भी देख रहे हैं कि इलाके में खुम्बी छिपी हुई है। फिर एक गुरु ने अपने शिष्य को इन खुम्बियों के बारे में समझाया, जिन्हें खुम्बी की बारूदी सुरंगें कहते हैं। जब एक बम खुम्बी बहुत समय तक निष्क्रिय रहती है, तो वे खुम्बी की बारूदी सुरंग में बदल जाती हैं और इनसे बचा जा सकता है, या इन्हें बर्फ के जादू से नाकाम किया जा सकता है, जिसके लिए वो अपने गुरु की रहनुमाई की शुक्रगुजार है। फिर शिष्य ने उन सुनहरी खुम्बियों के बारे में पूछा जो चमक रही हैं और काफी हानिरहित दिख रही हैं, जिन्हें गुरु ने भी पहली बार देखा है। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो खजाना हो जिसे वे ढूंढ रहे हैं, या फिर ये एक जाल हो सकता है। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वे जल्दबाजी न करें और ठीक से जांच करें शुरू में। और चूंकि वो समझता था कि ज्यादातर जाल को ट्रिगर करने के लिए थोड़ा दबाव लगता है, इसलिए उसने उसे छूने की कोशिश की ताकि वह उसे जांच सके। लेकिन उसकी मेथड गलत थी, और इसीलिए एक एंगलर फिश की तरह दिखने वाले मशरूम ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। छात्रा बहुत चौंक गई जब उसने अपने टीचर को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पाया क्योंकि बाकी सभी बहादुर लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। लेकिन फेरल ने बड़ी आसानी से स्थिति को संभाल लिया और आगे क्या करना है ये बता रहे थे, जबकि वाजियन पिगी ने एक माइन मशरूम पर पैर मारा, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ, जिससे वह सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। अचानक एक एंगलर फिश उसके सामने आकर उसे चौंका दिया, लेकिन उसने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि भले ही वह अब इंसान की तरह दिखता है, लेकिन तकनीकी रूप से वो अब भी मशरूम प्रजाति का है। फिर मसल अंकल अब उस एंगलर मशरूम का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने वाजी को देखा और उसकी नकल की, जैसे कि उसने उसे देखकर शांत रहने का नाटक किया था, और एंगलर मशरूम ने भी उसे नजरअंदाज करना चाहिए था। लेकिन वो अभी भी अपना मुंह खोल रहा है। अभी वो सोच रहा था कि ये उसकी तरफ क्यों आ रहा है, पर अचानक वाजियन पिगी ने पिगी पंच मार के उसे गिरा दिया। इसने बाकी एंगलर मशरूम को उनकी ओर देखने पे मजबूर कर दिया। तो अब कुछ मशरूम वाजियन पिगी पे चार्ज कर रहे हैं, और चूंकि वाजियन पिगी खतरे में है, इसलिए वाजी मजबूती से एंगलर मशरूम का सामना करने लगता है। वो घबराहट में पसीना पसीना है, लेकिन फिर भी धमकी देने की हिम्मत जुटा लेता है। एंगलर मछली फिर मुड़कर चली जाती है, और मसल अंकल अब मानने लगे हैं कि वाजी तो एक्सपर्ट है। उधर एंगलर मशरूम को फेरल एक एक करके तहस नहस कर देता है, पर तभी एक ऊपर से हमला कर देता है, और उसकी हैरानी में उसके मुंह से एक गोली निकलती है, जिसे वो बाल बाल बचाते हुए ड्रिल शॉट से जवाब देता है। फेरल ने पीछे से किसी को आते हुए महसूस किया, तो उसने अपने अंदाजे से गोलियों को चकमा दिया और एक और ड्रिल शॉट से जवाब दिया। फिर एक और उसके अंधेरे स्थान पर नमूदार होता है, और वो बस किसी तरह गोलियों से बच पाता है। और जैसे जैसे वो बचता है, तो सोचने लगता है कि आखिर वो गनर कौन है जिसका हुनर उससे बस थोड़ा सा कम है। लेकिन वो इन खौफनाक राक्षसों के मुंहों के अंदर छुप जा रहा है, और जैसे ही गोलियों की बौछार उस पर अटैक किया, वो कोई चारा नहीं, तो उसने अपना आखिरी दाव इस्तेमाल करने का फैसला किया। गोली निकाली और बंदूक में लोड की, फिर कूद के हमले से बचा और अल्ट्रा शुद्धिकरण गोला चलाया। रहस्यमयी बंदूकधारी को समझ आ गया कि क्या होने वाला है, तो वो हट गई, जबकि कुछ राक्षस इतने तेज नहीं थे और वो मुरझा गए। और उसी समय सभी बहादुरों को प्रकाश कणों ने घेर लिया और उन्हें उनकी पूर्ण शक्ति में वापस लाया गया। अब लोगों को समझ आ गया कि सेक्रेट सैंक्टम से आया गनसलिंगर वाकई में कितना शक्तिशाली है। फेरल्स ने साफ किया कि वो एक खास गोली थी जिसे सेंटेस ने आशीर्वाद दिया था। सिर्फ राक्षस ही नहीं जलते जब पवित्र प्रकाश में आते हैं, बल्कि इंसानों की चोटें भी ठीक कर सकता है। पर फेरल्स की चमत्कारी गोली होने के बावजूद दूसरों को निराशा हो गई जब उन्होंने अपने साथी खो दिए और मौत के दरवाजे पे खड़े होने का अनुभव किया। वो अब आगे जारी रखने के लिए हतोत्साहित हुए, पर अचानक फेरल ने आसमान में गोली चलाई, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, और अब वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि हार अस्थायी है, और वो यकीन करता है कि जो अब तक बच पाए हैं वो और भी सक्षम हैं। छोड़ो, अगर ये लोग जुटे रहेंगे
तो कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता, जिससे लोग खींच और गुस्से में हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि वे बस खजाने के लिए यहाँ हैं और क्रिमिनल जोड़ी को हराना उसका अपना मकसद है, इनका नहीं। इसलिए फेरल उनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि वे सामग्री चीजों के पीछे भाग रहे हैं और क्योंकि वे कमजोर मानसिकता वाले हैं। और इनमें और टॉप लड़ाकों में जो फर्क है वो है गरिमा का, जो इसके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसे पैसे के साथ बदल दिया है। और अपनी गरिमा वापस पाने के लिए वो इनको अपने साथ आने के लिए कहता है, पर वो उसकी बकवास और फजूल डायलॉग से प्रभावित नहीं होते, तो वे उसे जाने के लिए कहते हैं और उसे घमंडी कमीना होने के लिए चिढ़ाते हैं। और उसके जैसे उनके पास पूरा हाई लेवल गियर सेट नहीं है खुद की रक्षा के लिए, जिस पर फेरल उनका फिर मजाक उड़ाता है और वो उन्हें बताता है कि यही रवैया है जिसकी वजह से ये सब हमेशा कमजोर ही रहेंगे। ये बयान सुनकर वे और भी भड़क उठते हैं, पर वे कुछ कह पाते उससे पहले ही वह सेक्रेड सैंक्टम गिल्ड की गरिमा पर वादा करता है। वो अपनी जान लगा देगा सबकी रक्षा करने में, और जब तक लोग उसकी मदद करें उस क्रिमिनल जोड़ी को हराने में, वो एक भी खजाना नहीं लेगा। फिर वो अपनी बातों में न्याय का पक्ष लेकर उनका मन बदलने में और भी सफल होता है और जितनी भी बकवास कर सकता था कर दिया। उसने तो वाजी का नाम भी अपने साथ जोड़ लिया। अब लोग उससे प्रभावित हो गए और उनकी सोच बदलने लगी। हालांकि वो अभी भी निश्चित नहीं थे, पर अचानक मसल वाले अंकल आगे आए, क्योंकि उन्होंने रुकने और उनके साथ मिल जाने का फैसला किया। इससे बाकी लोगों पर भी असर पड़ा और वे भी रुकने का फैसला कर लेते हैं। और अब वे खजाना ढूंढने की बजाय उस क्रिमिनल जोड़ी को सफाया करने के बारे में सोचने लगे। वाजी तो हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसके अंकल फेरूल कितने जबरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने हर किसी के दिल में न्याय और सच्चाई की भावना जगा दी। फिर फेरूल ने अपनी भाषण का अंत एक संत की कही बात से किया, आशा कीमती है, न्याय हमेशा सर्वोपरि रहेगा। फेरल ने ब्रेव्स को समझाने के बाद सब मिलकर जाल से बचते हैं और टीम वर्क से वे आसानी से एंगलर मशरूम्स का खात्मा कर देते हैं, जबकि फेरल को अकेले ही राक्षसों से निपटने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद उसने सभी को बताया कि रात हो रही है, तो उसने सबसे कहा कि यहाँ पर कैंप लगा लें और रात में बारी बारी से पहरा देंगे। कुछ ही पलों में कैंप तैयार हो गया। पिगी अब अपना खाना पका रही थी और वाजी आराम से गाल टिकाकर बैठ गए। बोले कि उन्हें नहीं लगा था कि इतना टाइम लग जाएगा और सोच रहे थे कि ये गुफा कितनी बड़ी है और क्या वो खो गए हैं। विच फेरल जब वहां पहुंचे तो जवाब दिया कि वो खोएंगे नहीं, चूंकि उसने रास्ते में निशान बना दिए हैं। जब तक वे वापस नहीं आते, कल तक वो कोर एरिया तक पहुंच जाएंगे और कल तक काम भी लगभग पूरा हो जाएगा। फिर वाजी ने फेरल की तारीफ की कि पहले जो काम किया वो बहुत बढ़िया था, जिस पर वो बोले कि तुम्हारा उसे इतना ऊंचा आंकना गलत है, क्योंकि जो कुछ भी आज उसके पास है वो सब कुछ उसे सैंक्टम से मिला है। एक वक्त था जब वो एक छोटा मोटा अपराधी था जिसने कई बुरे काम किए थे, कम से कम तब तक जब तक कि उसने लॉर्ड साइंटस से मुलाकात नहीं की थी। उसके नाम के पहले के सालों में जब वो फेरल के नाम से जाने जाते थे, खुद को पनिशर डिक कहते थे और किसी पर यातना भी दे रहे थे। पर तभी अचानक साइंटस प्रकट हुए, घायलों को ठीक किया और जगह को पवित्र प्रकाश से रोशन किया। और जब उन्होंने लॉर्ड साइंटस से मुलाकात की, तब जीवन के सच्चे अर्थ का पता चला। सबसे ज्यादा पुजारियों वाली गिल्ड सैंक्टम ही है पूरे बहादुर मुख्य भूभाग में। इसी वजह से वो अनेकों तरह के हीलिंग पोषण बना सकते हैं। जो कोई भी साहसिक कार्य करना चाहता है, उसके लिए पुजारी और पोषण दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इसलिए सैंक्टम मुख्य भूभाग की सबसे प्रभावशाली गिल्ड्स में से एक बन गई। दुख की बात है कि वो पुजारी नहीं है और सिर्फ गिल्ड के लिए एक मामूली लड़ाकू के रूप में ही सेवा कर सकते हैं। पर जब तक वो सेंटेस की सेवा कर सकते हैं और सारे महाद्वीप में आशा और न्याय फैला सकते हैं, तब तक वो संतुष्ट हैं। इस कहानी ने वाजी को चकित कर दिया, क्योंकि वो कोई जवाब देने को शब्द ही नहीं पा रहे थे। पर पीछे से एक आदमी आ रहा था। अचानक उसने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, जिससे वो खूब चौंक गया और पूछ बैठा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर उसने जवाब दिया कि वो थोड़ा गर्म दिमाग वाला है और आज सुबह कुछ बदतमीजी वाली हरकतें कर बैठा था। लेकिन फिर भी उसने उसे उन राक्षसों से बचा लिया, इसलिए वो उसे खाने का डिब्बा देना चाहता है। वो आज सुबह ही दोस्ती की निशानी के रूप में तैयार कर लिया था। ये बदलाव उसे और भी हैरान कर गया। वो सोचने लगा कि मसल अंकल के मौजूदा बर्ताव से वो पहले के मगरूर रवैये के मुकाबले ज्यादा घिन क्यों महसूस कर रहा है। फिर भी जैसे ही उसने प्यारा सा लंच बॉक्स देखा, उसका मूड बदल गया। लेकिन तभी पिगी उसके पीछे आ गई और उसने लंच बॉक्स छीन के सारा खाना एक बार में खा लिया। वजी ने उसे इसके लिए थप्पड़ मारा। उससे बोला कि वो ऐसा नहीं कर सकती और पूछा कि उसके तमीज कहाँ है। पिगी ने वजी को गोल मटोल आंखों से देखकर लंच बॉक्स पर बची सॉस को छूते हुए पूछा कि मनर क्या होता है, और अपनी उंगली चाटते हुए वजी के चेहरे को छुआ। इससे वो पीछे हट गया और चिल्लाया कि वो उसका क्या करेगा। मसल अंकल हंसा और उनसे बोला कि सब ठीक है, उसने ढेर सारे बना रखे हैं, इसलिए वो लोग जितना चाहें उतना खा सकते हैं। जैसे ही उसने सबके लिए निकाला, अभी माहौल एकदम बढ़िया है और वाजी को मसल अंकल के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने का पूरा मजा आ रहा है। कभी नहीं सोचा था कि मसल अंकल इतने बढ़िया शेफ होंगे।
देखने में आता है मसल अंकल गर्व से कहते हैं कि उन्हें एडवेंचर से ज्यादा खाना बनाना पसंद है। जब वो पैसे जमा कर लेंगे, वो एडवेंचरर की नौकरी छोड़ देंगे, घर वापस जाएंगे और अपनी मंगेतर से शादी करेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे और हो सकता है कुछ बच्चों की परवरिश भी करें। वाजी उनका साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मसल अंकल पे भरोसा करते हैं और उनके हुनर से उनका रेस्टोरेंट चल निकलेगा। वाजी ने ये भी जोड़ा कि मसल अंकल की मंगेतर बड़ी खुशकिस्मत होंगी जिन्हें ऐसा शानदार शेफ फ्यूचर हस्बैंड के रूप में मिल रहा है। अपनी मंगेतर की बात करते हुए वो उनकी फोटो निकलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो दरअसल में एक काफी प्रतिभाशाली तीरंदाज है। तो वाजी ने फोटो ली उसे देखने के लिए, जैसे मसल अंकल अपनी कहानी खुशी खुशी जारी रखे हैं और बताया कि उनकी मंगेतर ग्राहकों का मनोरंजन करने का काम संभालेंगी, जबकि वो खुद किचन में काम करेंगे। उन्होंने बहुत पहले ही अपना भविष्य का प्लान कर लिया है, लेकिन वाजी के लिए ताज्जुब की बात है, मसल अंकल की मंगेतर वही तीरंदाज है जिससे वो पहले मिल चुके हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल तगड़े लगते हैं। फिर फेरुल ने वाजी से पूछा कि क्या उसने उसके पवित्र स्थल में शामिल होने के न्योते के बारे में सोचा है। इससे वाजी सोच में पड़ जाते हैं। भले ही वो बड़ी गिल्ड में शामिल होकर जल्दी सूचना हासिल कर सकता है, पर अगर वो किसी हाई लेवल के पुजारी या जादूगर से मिल जाए जो उसके असली रूप को देख सकता है, तो ऐसा है जैसे कि वो खुद ही शेर की मांद में घुस रहा हो। इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वो न तो पुजारी है और न ही लड़ने के लिए काफी मजबूत, और उसे लगता नहीं कि वो गिल्ड के लिए उपयुक्त है। फेरल ने उसे समझाया कि सेंटेस ने खास तौर पर उन्हें ऐसे लोगों की तलाश करने के लिए कहा है जो दिल से पवित्र हों, इसलिए वो यकीन है कि अगर वो चाहे तो शामिल हो सकता है। और वैसे भी अगर उसे सेंटेस की मान्यता मिल जाती है तो वो एक कोर मेंबर बन सकेगा। कोर मेंबर्स को अनेक सुविधाएं मिलती हैं जो बाहरी लोग केवल सपने में ही सोच सकते हैं, जिसके लिए मसल अंकल ने वाजी को बधाई दी। चूंकि यह एक मौका है जो बहुत से लोग कभी नहीं पाएंगे, इसलिए वाजी सोच रहा है कि वह वास्तव में गिल्ड्स के बारे में ज्यादा परिचित नहीं है। तो मसल अंकल ने उसे साफ साफ समझा दिया कि 6 सबसे ताकतवर और प्रभावशाली गिल्ड्स के बारे में बहादुर महाद्वीपों की बात करें तो उनमें से थोड़े नामचीन हैं, जैसे कि स्वॉर्ड सेंट गिल्ड जो योद्धाओं की गिल्ड है, सेक्रेड सैंक्टम पुजारियों की गिल्ड, टेमेरल लायंस जानवरों के मालिकों की गिल्ड, स्पिरिट फॉरेस्ट रेंजर्स की गिल्ड, द आई ऑफ द फायरबैन गिल्ड जादूगरों की गिल्ड, पायरेट्स सी ऑफ थीव्स चोरों की गिल्ड। ये 6 गिल्ड्स पहले दर्जे के माने जाते हैं। इसके अलावा कई मजबूत दूसरे दर्जे की गिल्ड्स भी हैं, जैसे कि वॉलरस आइवरी गिल्ड। दूसरे दर्जे की गिल्ड्स के बाद और भी छोटी गिल्ड्स हैं, जैसे कि उसकी मसल इज लाइफ गिल्ड। छोटी गिल्ड्स की ताकत और संसाधन बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वे लोगों के समूह होते हैं जो समान रुचियां साझा करते हैं और इसीलिए वे अकेले ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हालांकि पहले और दूसरे दर्जे की गिल्ड्स ज्यादा औपचारिक होती हैं और अक्सर इलाकों पर नजर रखती हैं। वे धावों के लिए बड़े पैमाने पर बहादुरों को एकत्र कर सकते हैं। गैर संबद्ध लोग भी धावों में शामिल होने को तैयार रहते हैं ताकि पहचान पाकर औपचारिक सदस्य बन सके। इस जानकारी ने वाजी को समझा दिया कि जो फायरबेन गिल्ड ने मशरूम किंगडम को जला दिया वो दुनिया के टॉप 6 गिल्ड्स में से एक है, और मशरूम किंग उस नकाब वाले आदमी के सामने एकदम बेबस था। उस जैसे ताकतवर लोग वो पक्का है कि बाकी गिल्ड्स में भी और ज्यादा होंगे। इंसानी गिल्ड्स की ताकत बहुत ही डरावनी है, मसल चाचा कहते हैं। इसीलिए सेक्रेड सैंक्टम का ऑफिशियल सदस्य बनने का न्योता जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है। लेकिन वाजी उनको तर्क देता है कि वो अभी भी सोच रहा है कि उसे क्या करना है, इसलिए फिलहाल गिल्ड्स में शामिल होने का चक्कर नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद की मौत का सामान भेज रहा होगा अगर वो उन गिल्ड्स में से किसी एक में शामिल हो गया। मसल चाचा हंसते हैं और उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ एडवेंचरिंग ही नहीं है जो वे कर सकते हैं। कुछ लोग भी उनके जैसे होते हैं, दिन भर लड़ाई करने के बजाय सेटल होना चाहते हैं। और 1 महीने बाद एक बड़ा गिल्ड कंपटीशन होने वाला है। अगर उसने अपना मन बना लिया है तो वह जाकर जुड़ सकता है। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो वह ऐसा गिल्ड ढूंढ सकता है जो उसके मन के मुताबिक हो। उनकी बातचीत काफी देर तक चली तो वाजी को लगता है कि समय तो ठीक होना चाहिए। देखने को मिलता है कि इंसानों के बीच में गोलम की मोहरों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है क्या। तो वो टॉपिक बदल के पूछता है कि क्या उन्होंने कभी डेमन गॉड गोलम की मोहरों के बारे में सुना है। मसल अंकल जवाब देते हैं कि ये तो बस एक कहानी है और पूछते हैं क्या हुआ। वाजी समझाता है कि वो बस सोच रहा था, क्योंकि अगर गोलम को सील करने वाली सभी 6 टेबलेट्स खुल जाएं, तो गोलम फिर से जीवित हो जाएगा। क्या वहाँ पे कोई लोगों को उस मोहर की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? जिसे सुन फेरेल अचानक से चौंकते हैं वाजी की बात सुनके और पूछते हैं कि वाजी ने क्या गोलम में मोहर वाली टेबलेट्स देखी है और कहाँ। वाजी हल्की हंसी के साथ जवाब देता है कि उसने सिर्फ एक घूमते हुए कहानी सुनाने वाले से ये बात सुनी है। वो उसने कभी खुद नहीं देखा। वो बस इस बात की चिंता कर रहा था कि अगर ये सच हो और डेमन गॉड गोलम फिर से जीवित हो जाए तो ब्रेव मेनलैंड का सारा नाश हो जाएगा। फेरेल कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ मसल अंकल वाजी को कहते हैं कि चिंता न करें, और टॉप 6 गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स वो माहिर लोग हैं जिनकी ताकत पूरे मेनलैंड में टॉप 10 में शुमार होती है। भले ही डीमन गॉड गोलेम होते
जिंदा हो जाएंगे, हारेंगे नहीं। और वो थोड़ा शेख ही बघारते हुए कहते हैं कि उनके गिल्ड लीडर भी एक दमदार एक्सपर्ट हैं। अचानक किसी ने उन्हें टोका और पता चला वो पिग्गी था जो और लंच बॉक्स मांग रहा था। वाजी ने मना कर दिया क्योंकि उसने अपना हिस्सा पहले ही खा लिया था। लेकिन मसल अंकल बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और भले ही उनका खाने का डब्बा सेहत ना वापस ला पाए या कोई गुण बढ़ा ना पाए, अगर वो दूसरों को खुश कर सकता है तो बस वही काफी है। उनके पास फिर भी बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने सबसे कहा कि झिझकना मत। सबने खुशी खुशी खाने का डब्बा लेना चाहा। अब माहौल बड़ा हंसी खुशी वाला हो गया है, जैसे वे मसल अंकल के बनाए खाने के डब्बे का मजा ले रहे हैं और आपस में खुशी खुशी वक्त बिता रहे हैं। उन्होंने तो हाथ पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता भी की, जिसमें पिग्गी आसानी से जीत गया और अब सब खुश लग रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे बीता हुआ कल पीछे छूट गया हो। फिर वाजी ने आसपास देखा तो फेरेल को कोने में अकेले खड़े हुए पाया तो वे उसके पास गए और पूछा कि वो उनके साथ क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि आखिरकार तो वो ही तो हैं जिसकी वजह से वे सभी इस समय साथ हैं। वो कहता है सब ठीक है, वो बस वही कर रहा था जो वैज्ञानिक ने उससे कहा था, सबके दिल में आशा जगाने के लिए। पार्टी खत्म करने के बाद सब लोग सो रहे थे जबकि फेरुल पहरा दे रहे थे। फिर मसल चाचा जाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पेशाब आ रहा है, इसलिए वो उठे और अपना काम करने चले गए। और जब वो वापस आके अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे, उन्होंने किसी चीज पर पैर रखा और चेहरे के बल जमीन पर गिर पड़े, अभी भी सन्न। उन्होंने पूछा ये अभी कैसे सो सकती है, ऐसे तो पहरे पर होना चाहिए था, कहीं हमला हो जाए तो। लेकिन उनके हैरानी की बात ये थी कि वो खून से लथपथ थीं और इसलिए वो जमीन पर पड़ी थीं। तो वो उसके पास गए देखने के लिए कि कहीं वो अभी भी जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो पहले ही मर चुकी थी। इससे वो सबको जल्दी से जल्दी सावधान करने का प्लान बना रहा था, पर किसी ने उसे घेर लिया। तो उसने अपने साथियों को जगाने के लिए चिल्लाया क्योंकि दुश्मन का हमला हो रहा था। लेकिन दुश्मन ने उसे सलाह दी कि सांस फूंकना बंद कर दे। दुश्मन की आवाज सुनकर उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यह तो फेरुल ही था। वो उसे चिल्लाने से रोकता रहा क्योंकि उसने 5 मीटर के एरिया को अपने जादुई साइलेंसर से घेर लिया था, तो इस जगह से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। उसने जवाब दिया कि वो समझता है, पर उसे बस इतना करना है कि बड़ा शोर मचाकर सबको जगा दे। पर जब तक वो अपने हथौड़े को पूरी ताकत से चला भी नहीं पाता, फेरेल उसके पास से गुजर चुका होता है। फेरेल तारीफ करता है कि ये स्मार्ट था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पहले ही उसकी सभी मांसपेशियों और टेंडन्स को काट दिया था, उसे तुरंत हरा दिया। मरणासन्न अवस्था में वो उससे पूछता है कि उम्मीद देकर उन्हें क्यों मारना चाहते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो संत ने उससे कहा था। उम्मीद का अनुभव करने के बाद ही कोई निराशा का शुद्धतम रूप बना सकता है। कुछ समय के बाद ओवाजी और पिगी उठ गए क्योंकि उनकी शिफ्ट लगभग शुरू होने वाली थी। फिर वो सोचने लगा कि किसी ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया, पर उसके सवाल का जवाब तुरंत मिल गया जब उन्होंने सामने लाशों का ढेर देखा। उसके चेहरे पे सदमा साफ देखा जा सकता था, पर अचानक उसने फेरेल को मसल अंकल्स शरीर को घसीटते हुए देखा। फिर फेरेल ने कहा कि उसने असल में नहीं चाहता था कि वो ये सब देखें और माफी मांगी क्योंकि वह उनकी रक्षा नहीं कर पाया और उसने अपराधी जोधी को बहुत नीच समझा। उन्होंने बिना किसी आवाज किए सबको मार डाला। अगर वो सतर्क न होते और समय पे न उठते तो वो भी मारे जाते। वाजी सबके पास और मसल अंकल के पास भागा, पर फेरेल उसे कहता है कि वो जानता है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, पर उन्हें दृढ़ रहना होगा, जबकि वह मसल अंकल्स शरीर को ढकता है। फिर उसने देखा कि मसल अंकल्स मंगेतर की तस्वीर उसके पैरों पर है, तो वाजी ने उसे उठा लिया, जबकि वह केवल यह सोचकर सवाल कर रहा था कि क्यों। कल रात सब बहुत खुश थे और वह अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी नहीं रोक पाया क्योंकि परिस्थितियां उसके लिए बहुत ज्यादा थीं। जैसे वह केवल पूछ सकता था कि यह सब ऐसा क्यों हो गया। फेरेल वजी को दिलासा देने की कोशिश करता है, उसे बताता है कि उन्हें मजबूत बने रहना है, उन्हें उस अपराधी जोड़ी को हराना है और उनसे बदला लेना है। इस मृत्यु के सौदे में वो सुनिश्चित करेगा कि वो 2 शैतान साले इसे 10 गुना वापस करे, और उसने अपने नाम की कसम खाई है कि वह अपराधी जोड़ी को मारेगा और न्याय के सामने लाएगा, और उन्हें मारना ही होगा ताकि उनके भाई बहन शांति से सो सके। वहीं वह सही समझाइश का इस्तेमाल करते हुए, जबकि वाजी अभी भी दुखी है, तो वह फेरेल से सहमत होता है। फेरेल वाजी से कहता है कि वो जानता है वजी अभी युवा है, तो उसे समझ में आता है कि वो बेचैन है, पर वह सलाह देता है। वाजी जवाब देता है कि वो ये जानता है और उसे सिर्फ कुछ मिनट चाहिए मसल अंकल से विदा लेने के लिए, जिसे फेरुल उसे इजाजत देता है, तो वह मुड़कर आगे उसका इंतजार करता है। अब वे मसल अंकल को शांति से सोने के लिए कहते हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि उससे बदला लेंगे। फिर वह मसल अंकल पर तस्वीर रख देता है। उसी वक्त वाजी ये भी कहता है कि अगर कभी वो अपनी मंगेतर से मिलता है तो वो खुद उसे ये खबर सुनाएगा। फिर वो तस्वीर को पलटने का फैसला करता है ताकि मसल अंकल उसे देख सकें और चैन की सांस ले सकें। लेकिन फिर वो हैरान रह गए जब उसने तस्वीर पर एक घुमावदार निशान देखा और सोच में पड़ गए कि ये क्या है। उसके बाद वो अब कोर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें तरह तरह के राक्षस जैसे कि एंगलर मशरूम, फिर स्टिंगर मशरूमस और एक श्रूम भी मिले, जिन्हें फेरेल ने बड़ी कुशलता से संभाला।
लेकिन वो सोचते रहे कि ऐसा क्यों लगता है कि सारे राक्षस उसके पीछे पड़े हैं। वाजी ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वो मजबूत है, इसलिए वो उसी के पीछे पहले पड़ते हैं, और उसे वाजी की बात पर विश्वास भी आ गया। फिर भी राक्षसों ने उसका बहुत वक्त बर्बाद कर दिया जब वो ये सोच में थे कि उन अपराधी जोड़ी की पहचान क्या है, और उस बंदूकबाज का कोई नामो निशान नहीं था जो एंगलर मशरूम के मुंह में छिप सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बंदूक चलाने में ही माहिर नहीं थे बल्कि राक्षसों को भी कंट्रोल कर सकते थे। फिर उन्होंने तय किया कि बस चलते रहना है, क्योंकि अगर वो रुक गए तो गिर सकते हैं। और जैसे ही वो चलने लगे, वासी ने उन राक्षसों के जख्म की तरफ देखा जिन्हें फेरुल ने मारा था। अचानक वो इसे तस्वीर पर के सिंबल से जोड़ लेता है। वो मानना नहीं चाहता था, पर फेरल पे उसका भरोसा डगमगाने लगा था। ये हो रहा था और उधर अपराधी जोड़ी दूर से उन्हें जासूसी कर रही थी। कुछ पल बीत गए, वे अब कॉर्प्स के दरवाजे पे हैं, पर तभी पिगी ने वाजी से कहा कि उसे भूख लगी है। उसे समझ आ गया कि पिगी ने जागने के बाद से कुछ नहीं खाया है, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ इतना वक्त बिता देंगे, तो अब वे पूरी तरह से खाने के लिए कुछ नहीं बचे हैं। जबकि फेरेल अब भी दरवाजे के सामने है और वो सोच रहा है कि ये कोर क्षेत्र इस दरवाजे के पीछे होना चाहिए, और वो पक्का है कि अगर वो खजाने और ये दोनों को वापस ले आए तो संत कन्या बहुत खुश होगी। तो उसने दरवाजे पर हाथ रखे और जी जान से धक्का देने की कोशिश की, पर वो 1 इंच भी नहीं हिला। अब उसे अजीब लग रहा है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि दरवाजा उसकी ताकत को सोख ले रहा है। उसके पास चारा नहीं है, वो सिर्फ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। तो वो पीछे बैक फ्लिप मार के हटा ताकि अटैक के लिए मोमेंटम बना सके, और अब वो जल्दी से ड्रॉ ड्रिल शॉट बरसाते हुए दरवाजे पे 7-7 वार करता है। इससे दरवाजे पर दरार पड़ गई, पर वो अपने आप फिर से पहले जैसा हो गया। वाजी को हैरानी हुई, न सिर्फ ये देखकर कि यह फेरेल्स गोलियों को रोक सकता है, बल्कि खुद को ठीक भी कर सकता है। पर फेरेल के पास अभी और भी पैंतरे हैं। जैसे ही वो जल्दी से अपनी बंदूक को खंजर में बदलता है और वो दरवाजे पे कई बार झपटता है, यहाँ तक कि फेरेल के खंजर इस्तेमाल करने पर भी अचंभा होता है। तो वो समझ जाता है कि शायद सच में वही उसके साथियों को मारने वाला है। तो अब वो उससे दूर निकलने का प्लान बनाता है, पर वो जानता है कि इसे जाहिर नहीं होने दे सकता, नहीं तो अगर वो समझ जाए तो वे मारे जा सकते हैं। अब जब फेरेल्स अटैक से दरवाजे पे जो ठीक हो गया था, वसी आगे आता है और फेरेल से कहता है कि वो उन्हें ट्राई करने दे। फिर वो पिगी से कुछ कोशिश करने से पहले धीरे से कहता है। फिर फेरेल पूछता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। उसने कहा कि उसे पक्का नहीं पता कि ये काम करेगा भी या नहीं, पर ये एक कॉम्बो स्किल है जो वो अपने साथी के साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकता है, और ये एक खास कला है जो सिर्फ वो दोनों साथ मिलकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले उसने फेरेल को बताया कि वो बहुत पास है, कला कहीं उस पे भी चोट ना पहुंचा दे, इसलिए उसने सुझाव दिया कि कम से कम 30 मीटर की दूरी पर रहे। फेरेल को शक तो हुआ, लेकिन उसने वाजी की चेतावनी का पालन किया, और अब जब वो काफी दूर है, वाजी ने सड़ान शक्ति का इस्तेमाल करके एक छेद बना लिया, पर उसे इसे इतना ही बड़ा कंट्रोल करना था जितना उसके और पिगी के गुजरने के लिए जरूरी है, और वो जानता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। उसी समय जादू फूट पड़ा और पूरी जगह को भर दिया। जब वाजी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपनी शक्ति को कंट्रोल करने की और भागने का रास्ता बनाने की, और अब जब उसके हाथ दरवाजे में धंसने लगे तो उसने पिगी को अपनी सारी ताकत से उसे धकेलने को कहा। तो पिगी ने वैसा ही किया और वे दोनों दरवाजे के पार हो गए। फेरेल को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, तो वो उनका पीछा करने की कोशिश की, पर वो दरवाजा वापस सामान्य हो चुका था। अब वो समझ गया कि उसके साथ खेल खेला गया। वहीं दूसरी ओर जब अपघटन पूरा हो गया तो वाजी को अनुभव अंक प्राप्त हुए और उसे स्पोर मैनिपुलेशन नाम की एक नई योग्यता मिली और एक ग्रेट वॉल मशरूम का सिंगल यूज। अब जब वे सफलतापूर्वक दरवाजे से गुजर गए तो वे जितनी तेज हो सके भागे, जबकि वाजी अपने मन में सोच रहा था कि मसल अंकल्स की तस्वीर के पीछे का चिन्ह उसे ड्रिल शॉट के बारे में बता रहा होगा। और अब जब उसे पता चल गया कि फेरेल भी तलवार चला सकता है, तो सारी लाशों पर वो कटे हुए जख्मों का समझ में आना लाजमी है। और जब उसने पिगी और उसके सामने तलवार से हमला करने की हिम्मत की, तो शायद इसका मतलब था कि वो उन दोनों को भी खत्म करने की फिराक में था। वो सोचता है कि आखिर इंसानी दिल इतना क्यों मरोड़ा हुआ होता है, वो उसकी बातों में इतना बेवकूफ कैसे बन गया और उस पर पहले इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लिया। पर उसने सोचा अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जरूरी है पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ले। फिर जब वो अंधेरे गलियारे से दौड़े तो उन्होंने एक निकास देखा, इसलिए वो और तेज भागे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो निकास नीचे जाती सीढ़ियों के रास्ते में था, जिस पर वाजी अपने गाल पर गिरी, जबकि पिगी बिल्कुल परफेक्ट अपने पैरों पर लैंड की। और जैसे ही वाजी ने अपनी आंखें खोली, उसे तब जानकारी हुई कि वो खजाने के कमरे में है। जब उन्होंने कमरे को देखा तो दीवारों पे बनी चित्रकारी ने उन्हें बीते जमाने की कहानी सुनाई। उसमें मशरूम लोग मौजूद थे, पर अभी घूमने का समय नहीं था। तो वाजी जल्दी से खजानों के पास पहुंचा, और चूंकि उसे याद था किसी ने कहा था कि यहाँ एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ इस जगह पर बहुत सारा स्टफ है। तो वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो यहाँ की सारी चीजें उठा सकता है और उसे उन्हें सॉर्ट करने में मदद कर सकता है, जिस पर सिस्टम कहती है कि वो कर सकती है। पर अचानक उसे किसी खतरे का आभास होता है, तो वो तुरंत पिगी को उठाता है और आने वाली गोलियों से बचता है।
वसे सोच में पड़ जाता है कि वो इतनी जल्दी कैसे पीछे आ गया, और उन दोनों के स्तर में फर्क भी बहुत ज्यादा है। वो उससे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसे सिस्टम को टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल ढूंढने के लिए वक्त खरीदना पड़ेगा। इसलिए वो मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, मशरूम की उस विशाल दीवार के साथ मिलाकर। उसे लगता है कि ये दीवार उसे कुछ वक्त के लिए रोक लेगी, पर वो एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनता है, और हर बार के साथ उसे पता चलता है कि फेरल जल्द ही इसे तोड़ देगा। और कुछ और वारों के बाद उसकी चिंताएं सही साबित हुई। फेरुल आसानी से दीवार को तोड़ देता है, जैसा कि उसने समझाया था कि उसे बस उसी जगह पर कुछ और बार मारना था और वो टूट जाती। और जैसे ही वो नजदीक आता है, वो वाजी से पूछता है कि उसे कब पता चला, और पूछता है कि क्या उसे मजा आया उसके साथ खेलते हुए। पर कोई चारा न होने की वजह से वो तैयार हो जाते हैं और उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। उसी समय वो अपराधी जोड़ी वजीज मशरूम देखकर हैरान हो जाती है, रैपियर। जबकि फेरुल अपनी बकवास बक रहा था और कह रहा था कि उसे आश्चर्य हुआ कि वाजी उसके धार्मिक राज्य करने के प्रभाव से निकल पाने में कामयाब हुआ, इसलिए उसकी मानसिक ताकत उसने सोची थी उससे ऊंची है। वो पहले दोनों को वापस ले जाना चाहता था, लेकिन लगता है एक को जिंदा छोड़ देना भी काफी है। वह गायब होकर वाजी के सामने प्रकट हुआ और हाथ पकड़कर उस पर आक्रमण कर दिया। वाजी ने सेज मोड एक्टिवेट किया, लेकिन हमला बहुत तेज था। सेज मोड के बावजूद उसे अभी भी उसकी चालें सही से देख पाने में मदद की जरूरत थी। लेकिन उसे मारा जाने से पहले पिगी ने पीछे से फेरल पर हमला किया। वो अपना हमला वॉसी पर रुकवा कर पिगीज हमले को ब्लॉक कर देता है, पर अभी पिगी वो है जो फेरल्स हमला खा के जमीन पे पड़ी हुई है। और उस बीच फेरल पिगी से कहता है कि शांत हो जा, क्योंकि वो पक्का है कि संतनी उस पर हाथ डालना चाहेगी। इसलिए वो उसे सलाह देता है कि अच्छी बच्ची बनी रहे और वहीं टिकी रहे। उसी वक्त वाजी उस पर हमला करता है जब उसने उसे पीठ दिखाई होती है, लेकिन फेरुल इसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और उसकी ओर घूमता है, क्योंकि वो अब वाजी को मौत की सजा सुनाने वाला है। और बिना हिचकिचाहट के वो वाजी पर पागलों की तरह हमला करता है, जबकि वाजी बिल्कुल भी साथ नहीं दे पा रहा था। और तो और उसे फेरल की किक भी खानी पड़ती है और वो खजानों से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अब जमीन पर पड़े हुए उसकी जीने की इच्छा कम नहीं हुई थी, तो वह अपनी दवाइयां निकालने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो निकलती है फरेल उसे गोली मार देता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। फिर फरेल उस पर कदम रखता है, जबकि पिग्गी इतनी हताश थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अब मौत के दरवाजे पर फरेल अलविदा कहता है और ट्रिगर खींचता है, पर गोलियां मशरूम के ताज से रोक दी गईं और अपराधी जोड़ी फरेल के पीछे प्रकट होती है। जैसे ही वे अपनी सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते हैं, वे यह सोचकर सांस छोड़ते हैं कि इंसान एक दूसरे को मारने में कितना प्यार करते हैं, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके यहाँ होने से उनका बचने का चांस 0% है। साथ ही साथ वजी सोच रहा है कि उसके सामने जो चमक रहा है वो क्या है। फिर वो गनर सांस छोड़कर सोचता है, क्योंकि उसे पहले लगा था कि वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन चीजें थोड़ी बदल गईं। जैसे ही वायु धुएं से बाहर आते हैं, वजी हैरान हो जाता है। गनस्लिंगर को खोजने की कोशिश करता है और उसके बाद कागे भी धुएं से निकलता है, जिसे देखकर वाजी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा था। तो पूछता है कि क्या वो बौना है, जिस पर कागे उसे बौना कहने पर गुस्सा हो जाता है, तो उसे सही करते हुए बताता है कि वो एक शिनोबी है। जब फेरल ये कहता है कि वे बार बार इंसान ये इंसान वो कहते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे खुद इंसान नहीं है, तो वो उन पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। बीच हवा में वो खुशी से कहता है कि उसके लिए ये कितना सुविधाजनक है कि उसकी बनाई हुई कहानी सच हो गई है और ये दोनों उसके लिए परफेक्ट बकरी बनेंगे। उसे सिर्फ उन्हें मारकर बाकियों को ये बताना है कि ये दोनों ही क्राइम के जोड़ी हैं। पर जब वो अपनी बकवास उगल रहा होता है, उसका हथियार एक झटके में कुंद हो जाता है। अब कागे उसे ये सिखाता है कि उसकी चालें बहुत ज्यादा हैं और उसे अच्छा होगा कि वो इन कौशलों के साथ वापस आलू छीलने चला जाए। उसके बाद उसने मशरूम पियर्स का इस्तेमाल करके फेरल पे कई बार हमला किया। अब फेरल को समझ आ गया कि वो एक एक्सपर्ट के साथ पाला पड़ा है और उसे इन दोनों को इतना ताकतवर समझने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो गार्ड ऑफ हो गया। तो उसने जल्दी से बदलाव किया और उनकी तरफ ड्रिल शॉट का इस्तेमाल किया, पर उसके हमले को दोनों ने आसानी से नकार दिया। जैसे ही वो पीछे हटा, बायू ने मजाक उड़ाया कि कितना बेकार है वो, ब्लेड और गन दोनों में निपुण होकर भी पर किसी में भी मास्टर नहीं है। जबकि फेरुल के पास अभी भी कुछ चालें बची हुई थी। उसने एक गोली छोड़ी जो मुड़कर उसके पीछे से हमला करती है, पर बायू को उसकी कोशिशों से बस घिन आई, जबकि कागे इसे गंभीरता से ले रहा था। उसने बायू के लिए हमले को रोका ताकि बायू फेरल की तबीयत खराब करने में ध्यान लगा सके। जब उसे नुकसान पहुंचा तो उसे हैरानी हुई कि ये दोनों उससे ज्यादा ताकतवर हैं और वो सोच में पड़ गया कि ऐसे एक्सपर्ट यहाँ क्या घूम रहे हैं बजाय खजाने को ले जाने के। तो उसने मान लिया कि वे भी यहाँ अतिरिक्त को इकट्ठा करने आए हैं और वे सेंटेस जी के विरोधी हैं। तो वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है और सेंटेस को चेतावनी देने जाता है। और जैसे ही कार्रवाई होती है, वाजी अब आखिरकार उठ सकता है, तो वो सीधे पिगी के पास जाता है। वो देखता है कि वो अभी भी बेहोश है और हालत नाजुक है, तो उसे संभालने को कहता है और फौरन ही उसे एक हेल्थ पोशन दे देता है। फिर वो होश में आई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वाजी उसके सामने है, इसलिए उसने उसे जोर से गले लगाया, पर वाजी को इसकी वजह से चोट लग गई।
इधर फेरल पीछे हटता है जबकि वो एक रहस्यमयी गोली निकालता है और इसे हवा में चलाकर एक परिवर्तन शाप लगा देता है। अब वो हंसता है क्योंकि इस गोली के साथ जिसे संत ने उसे आशीर्वाद दिया है, सबसे ताकतवर विरोधी भी उसके सामने झुकेंगे। और जैसे ही कागे हमले के लिए फेंकता है, पर शाप अंततः असर करता है, जबकि फेरुल हिस्टेरिकली हंसता है क्योंकि वो सोचता है कि वो ही उनका अंत करने वाला है। इसीलिए वो न सिर्फ खुद को ठीक करता है बल्कि अपने सभी विरोधियों पर एक जबरदस्त शाप लगाता है जिससे वो सभी राक्षस बन जाते हैं। अब वे हैरान हैं कि वे अपने मूल रूप में वापस आ गए हैं, जबकि पिगी वेजी की ओर लहराती है और उसके पास जाती है। वे वेजी के चारों ओर खुशी खुशी घूमती है क्योंकि वो फिर से उसके मशरूम के स्पोर्ट्स का आनंद ले सकती है। इधर फेरुल अभी भी अपने घमंड में है। वो सोचता है कि उसके पास उन्हें 100 बार मारने का काफी समय है और उन्हें निराशा में डूबने के लिए कहता है। जैसे बच्चे चलना सीखने की कोशिश में हाथ पैर मारते हैं, वैसे ही इनको अपनी हरकतें, अपनी जादूगरी सब कुछ फिर से सीखना पड़ेगा और बेशक कागे इन्हें इसके लिए वक्त थोड़े ही देगा। कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अब तो ये सिर्फ कम दर्जे के राक्षस हैं। और जैसे ही कागे ने अपनी बातें खत्म की, खुद पे काबू नहीं रख पाया और हंसकर उसका शुक्रिया अदा किया, जिससे फेरुल चकरा गया और वायु ने जवाब दिया कि असली मायूसी तो उसे महसूस होगी। केगे तो पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा करने को तैयार था, जिसने फेरुल को और भी उलझन में डाल दिया क्योंकि उसे लगा उनकी ऑरा मजबूत हो रही है। पर उसकी चिंता की कोई जरूरत नहीं क्योंकि केगे तो पहले ही उसके पास से गुजर चुका था और क्रॉस स्लैश से उसे जल्दी मौत मिल गई। मैं उस जमीन पर लेटा हुआ मरते हुए सोच ही रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर बनने के बाद मजबूत कैसे हो गए। साथ ही वो इस तरह मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसे तो जाइंडस के पास वापस जाना था और जाइंडस के साथ रहना चाहता था, पर वो सिर्फ अपने बैज को पकड़ सका और उसकी निराशा उसमें समा गई। लड़ाई खत्म होते ही वॉशी ने पिगी से पूछा अब वो क्या करेंगे। फिर अचानक वॉशी को कुछ समझ आया जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाला समुराई वही यासो मशरूम अंकल है जिसने उसे मारा था। दोनों जनरल उन्हें मारने की योजना बना ही रहे थे, भले ही वो हानि रहित लग रहे हों। कागे उनके पास पहुंच गया। अब वासी और पिगी के सामने वह अपनी तलवार उठा लेता है। वाजी गुहार लगाते हैं कि यहाँ सब मशरूम है। अचानक कागे ने अपने हमले रोक दिए और लगता है कि वो जूझ रहा है। फिर वो अपनी तलवार वाजी के गहनों के ठीक सामने गिरा देता है, जिससे वाजी सकते में आ जाते हैं। लेकिन कागे अचानक घुटने टेक देता है और पता चलता है कि उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वो मान लेता है कि वो अब अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इतने लंबे समय से इंसानी रूप में रहा है। लेकिन जैसे कि इससे वो रुकने वाला है, दुश्मन को भागने देने की संभावना 0% है। तो वो फिर से अपनी तलवार पकड़ता है और वाजी और पिगी पर क्रॉस स्लैश से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक फिर से घुटने टिका देता है। लेकिन अब उनके बीच में ताज है। इसके साथ उसे अब तक समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, पर वो एक मूर्ख है क्योंकि वो अभी तक सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर हुआ क्या। उधर बायु को झलक मिलते ही समझ आ गया। इधर वाजी और पिगी ने जब आंखें खोली तब उन्होंने ताज को देखा जो एक चमकीले प्रभामंडल के साथ जगमगा रहा था। इससे पिगी बहुत खुश हो गई और ताज के पास जाकर उसे चारों तरफ से चाटने लगी, जिसे देख कागे का गुस्सा उबल पड़ा। जैसे ही उसने इसे अपने जनजाति की विरासत का अपमान माना, वो पिगी की ओर लपका और उस पर हमला कर दिया। पर वाजी ने उठकर हमले को रोक दिया, इसलिए उसे फिर से घुटनों पर बैठना पड़ा। और चूंकि वो जिद्दी था, उसने फिर कोशिश की जो फिर से नाकाम रही। लेकिन फिर भी वो उठने की जद्दोजहद करता रहा क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था कि वो उन्हें मार नहीं सकता। 10 बार के प्रयास के बाद उसे समझ जाना चाहिए था, पर वो फिर भी कोशिश करता रहा और नाकाम रहा, जबकि पिगी अब भी अपनी जीभ बाहर निकाले हुए थी। जैसे ही पिगी फिर से ताज को चाटने को तैयार हुई, कागे ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया, पर वो चाटती रही। हार मान के वो हकीकत को स्वीकार कर लिया, जबकि बायु से उसको मूर्ख कहता है क्योंकि अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है और ये सब वाजी की वजह से है, जिससे वाजी भी चौंक गया। तो वो उनको बोलता है कि कुछ गलतफहमी हो गई होगी क्योंकि उसको भी कुछ नहीं पता। पर अचानक वो ताज हवा में तैरने लगा। वहाँ पिगी कोशिश करता है पकड़ने की, पर वो सीधा वाजी के सिर पे जाके गिरता है और उसके साथ एक हो जाता है। सिस्टम वाजी को बधाई देता है विरासत की वस्तु पाने के लिए, जिससे वो हैरान रह जाता है। लेकिन अचानक उसके अंदर से एक ऑरा फूट पड़ता है और उसके मशरूम के टोपी पर एक ताज का निशान बन जाता है। उसके बाद सिस्टम उसके सामने आकर उसको जानकारी देता है कि उसने पूर्वजों के खंडहरों की खोज का मिशन पूरा किया है, जिसमें उसे अनुभव अंक और एक उत्तम टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल मिला है। और उसने एक और मिशन पूरा किया, अंतिम विकास, और साथ ही रेस के किंग का मिशन, जिसमें उसे भारी मात्रा में अनुभव और 4 क्षमताएं मिली, जैसे किंग्स मैजेस्टी, रेस मास्टरी, डोमेन और रेवरेंस स्ट्रेंथनिंग। वो सोचता है ये सब क्या है, इसीलिए वो अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अब 60वें लेवल का मशरूम है। किंग वो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसी समय कागुया भी यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सोचता था वाजी एक इंसान है
तो वो खड़ा होकर किंग की विरासत वापस लेने की कोशिश करता है, पर फिर से उसे घुटनों पर बैठना पड़ता है, जिससे वो वाजी हिसाब से भी मूर्ख लग रहा था। इधर बैयुए अपनी बंदूक उठाती है, वाजी की तरफ तानती है और कागुया से कहती है कि वो अपने हमलों से कभी भी वाजी को चोट नहीं पहुंचा पाएगा, जबकि वाजी उसे समझाने की कोशिश करता है और बातचीत से सुलझाने के लिए कहता है जैसे सभ्य मशरूम्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी ट्रिगर खींच देती है, तो वाजी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। पर गोलियां तो सिर्फ आतिशबाजी थीं, तो उन्हें हैरानी की जगह अमेजमेंट होती है और बायु आखिरकार अपने महाराज को यह कह सकता है कि उन्होंने उनका आखिरी मिशन पूरा कर लिया है और नए किंग को खोज निकाला है। तो बिना हिचकिचाहट के वो वाजी के पास जाती है, उसके सामने घुटने टेकती है और नए मशरूम किंग का अभिवादन करती है, जिससे वाजी और कागे दोनों हैरान हो जाते हैं। चलो अब अगले हिस्से पर। सेक्रेड सैंक्टम में 4 ताकतवर शख्सियतें फेरल के अंतिम संस्कार में भाग ले रही हैं। सेक्रेड सैंक्टम की गिल्ड लीडर लुक्रीसिया फेरल को विदाई देती है और कहती है कि उसे शांति मिले, क्योंकि उसने अपने सच्चे मूल्य को पहचान लिया है। फिर फेनरेयर सफेद भेड़िए के राजा कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि फेरल, एक सड़क का गुंडा, इतनी हताशा इकट्ठा कर पाएगा और उन्हें जरूरी आखिरी घटक भी मिल जाएगा। फिर कमाजोट्स के माजलाई के कैवर्न्स के राजा संगवन किंग फेनरियर से कहते हैं कि अगर वह सिर्फ स्पष्ट बात कहेगा तो कोई भी समझदार नहीं समझेगा, जिससे वह नाराज हो गया और पूछता है क्या वह उससे लड़ना चाहता है। जबकि यह विवाद हुआ, टमर अलायंस के गिल्ड लीडर बार्बरो लुक्रीसिया को मालिक कहकर पुकारते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में अंतिम घटक की पुष्टि हो गई है, जिस पर वह कहती हैं कि हाँ, हो गई है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसे जाना है क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है और सभी को आने वाले दिनों में अपना प्लान का हिस्सा पूरा करना है। जैसे कामिजोट्स उन लोगों पर नजर रखेगा और बार्बरो दूसरे गिल्ड्स के मामले संभालेगा और उसे स्वॉर्ड सेंट की कोई भी हलचल रिपोर्ट करनी होगी। जैसे ही लुक्रीसिया फेनरियर के पास से गुजरती है, उसे ध्यान आता है कि उसे कोई मिशन नहीं मिला, तो वह पूछता है कि उसके बारे में क्या, जिस पर कमिजाजोट्स छोटी सी हंसी छोड़ते हुए कहता है कि वो बस यहाँ रहकर एक अच्छा गार्ड डॉग बने रहे और खुद को उपयोगी बनाए रखने के लिए जमीन पर सूसू करके छोटे जानवरों को डरा दे। फेनरियर को अपमान का घूंट पीना बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जानता है कि उसे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो वह बदलाव करते हुए कमाजोट्स को गाली देने लगता है। उसे उड़ने वाला चूहा कहता है और वह उसके चूहा सर पर कुछ तहजीब उकेर देगा, जिसके जवाब में कमिजोट्स बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वह भी बदलाव करने वाला होता है और उसे एक कुत्ते को सबक सिखाने का मौका मिलने पर खुशी होती है। अब वे एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले की बात हाथ से निकल जाती, लुक्रेशिया फेनरियर के सिर पे हाथ फेरता है और उसे बताता है कि कैसे, और वो उसे भूल जाती है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो यहाँ है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। वो उसकी सबसे मजबूत ढाल है। तुरंत ही अपने गुस्से को शांत कर लेता है जैसे ही वो अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपना प्याला उठाती है और राक्षस देव की प्रशंसा करती है और एक आत्मा की शुद्ध निराशा की पेशकश करती है। जार में खून डालती है और उसके अंदर है गोलेम्स स्कल और उसके खुलने की शर्त है 10,000 आत्माओं की शुद्ध निराशा जो अब पूरी हो चुकी है और वो जो पवित्र हृदय का है उसका सिर। और एक बार वो अंतिम सामग्री पेश कर दें, गोलेम्स का राक्षस देव उतरेगा और नए युग की शुरुआत करेगा। बाद में किसी वक्त मुर्दों की जमीन पर 6 खंभे ऊंचे खड़े होते हैं और उनसे मिलते जुलते रंग की छड़ रखी जाती है। फिर एक कौवा प्रकट होता है और वो बैंगनी छड़ी पर बैठता है। वो बाएं देखता है, फिर दाएं देखता है और फिर अपने कहे जाने वाले दोस्तों से पूछता है क्या वो यहाँ हैं, जिस पर कोई जवाब नहीं देता। तो वो अपनी चोंच को एक बड़ा माइक्रोफोन बना लेता है, चिल्लाकर कहता है कि मीटिंग शुरू हो रही है। एक साथ ही रंगीन डंडा चमकने लगता है और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी होलोग्राम छवि साकार हो जाती है। जूजू कौवा मुर्दा जमीन का शिष्य गोलेम्स दानव भगवान की दाईं टांग की मुहर की रक्षा करते हुए देखता है कि छोटा सुआ आज भी नहीं आ रहा। वो बताता है कि उसे सुआ की बहुत याद आती है, पर वो निर्णय लेता है कि कारोबार जारी रखेगा और सभी की प्रगति को देखना शुरू कर देगा। जब वो दूसरे प्राणी में बदल जाता है तो गांव का मुखिया ब्रोकोली सोच व्यक्त करता है कि उसे अभी भी ये जगह पसंद नहीं जहां वे कुछ भी छुपा नहीं सकते, पर अब उनकी प्रगति सबके सामने प्रदर्शित हो रही है। सबको दिखाने के लिए लगता है सबने पिछली बार की तुलना में प्रगति की है। अचानक जूजू उस समय के बारे में सोचकर आहें भरता है कि सुआ अपने अंत में क्या कर रहा होगा, पर ठीक है, उन्हें अपने दोस्त पर भरोसा करना ही होगा। फिर वो फिर से बदल गया, बोलते हुए कि उसे विश्वास है कि वे जल्दी ही अपने मालिक को इस दुनिया में वापस स्वागत कर पाएंगे। फिर उसने उनसे पूछा कि क्या उनमें से किसी ने भविष्यवाणी में से कुछ देखा है। वो दोनों तुरंत ना बोले, पर लुक्रीशिया तो बहुत ही ज्यादा कर रही है। वो अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर बोली कि आसमान ही उसके आने की घोषणा करेगा।
धरती बादलों को जन्म देगी। जब 10,000 जिंदगियां इकट्ठी होंगी, वह लीजेंडरी वीर प्रकट होगा। और फिर उसने इतना बेतुका मापदंड रखने को कहा। क्या ये भविष्यवाणी वाकई कभी पूरी हो पाएगी? और प्रोफेसी में सिर्फ मौजूद उस लेजेंडरी वीर के मुकाबले उनकी बड़ी अड़चन अब भी वो सेंट और एलिमेंटल किंग हैं। और अगर वो उन्हें हटा पाए तो फिर उनके लॉर्ड गोलम को पुनर्जीवित करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्रोकोली ने अपनी तिरस्कार का इजहार किया और कहा कि अगर उसे उन दोनों की असली ताकत का अंदाजा होता तो वो इतना सरल नहीं बोलती। वह कहता है कि लॉर्ड गोलम की ताकत को विरासत में लेने से पहले यदि वे उन पर एक साथ हमला भी करें तो भी वह सेंट से लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे छोड़ो, वहाँ तो एलिमेंटल किंग भी मौजूद है। और क्या कहें, सुआ तो पिछले 30 साल से कहीं नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो अभी जिंदा भी है कि नहीं, और उस मोहर का क्या हुआ जिसकी जिम्मेदारी उसके पास थी। तो जब तक वो गोलेम्स की शक्ति का हिस्सा नहीं पाले थे, उसने सुझाव दिया कि उनमें से कोई भी सेंट या एलिमेंटल किंग से पंगा न ले। जूजू फिर से बदल गया और उसने जवाब दिया कि प्रूडेंस 10,000 साल तक नाव चला सकती है। जैसा कि विलेज हेड ब्रोकोली ने कहा, उन्हें अपने कामों में सावधानी बरतनी चाहिए, पर इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और उससे पूछते हैं कि वो पीछे रहकर बाद में क्यों नहीं खेलता। पर उसके जवाब देने से पहले लुक्रीशिया ने कहा कि उसे अचानक याद आया है कि विलेज हेड ब्रोकोली को सेंट ईवर से पहले हराया जा चुका है, तो अगर उसके मन में कोई भूत गुस्से हुए हों तो वह उसकी सफाई में मदद कर सकती है, जबकि वह मजाकिया तरीके से हंस रही थी। इससे ब्रोकोली उग्र हो गया तो वह धमकी भरे लहजे में उससे पूछता है वो उसके पवित्र स्थल में प्रवेश करके मारकाट क्यों न कर दे, और वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखती। एक समूह जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाता आया है। जुजू ने हालत को संभाला, उनसे कहकर कि कृपया झगड़ा ना करें, जबकि वो सब यहाँ दोस्त हैं। फिर पास्कल ने ब्रोकोली से पूछा, अगर उसके अनुमान सही है तो वो अपनी मौजूदा रफ्तार से 1 या 2 महीने में मोहर खोल पाएगा, और जब वो गोलम की शक्तियाँ हासिल कर लेगा तो शायद वो सेंट को हरा सकता है। जिस पर जूजू फिर से बदल गया और बोला कि ये कुछ ऐसी बात नहीं है जिसका वो निश्चित हो सके। जैसा कि वो जानता है, ब्रोकोली ने जिस दिव्य वृक्ष की इतनी देर से देखभाल की थी वो बर्बाद हो गया है। अब वो उससे गोलेम की जादू शक्तियों को सोख नहीं पाएगा। बेशक इससे नए हीरोज को अपनी श्रेणी बदलने में भी मदद नहीं कर सकता, तो कोई भी उसके मटेरियल्स जमा करने में मदद नहीं कर रहा। इससे ब्रोकोली के मुंह पर गुस्से की लाली छा गई और जूजू हैरान होकर फिर से बदल गया, जैसे पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। लुक्रीशिया ने ब्रोकोली का मजाक उड़ाने का मौका नहीं गवाया और विलेज हेड ब्रोकोली से कहा कि जो हुआ वो बड़ी शर्म की बात है। शायद वो खुद ही उन्हें पीछे खींच लेगा और शायद उसे ही टेम्पेस्ट ग्रासलैंड्स को उसके हवाले कर देने चाहिए। और वो उपहास करते हुए हंसी। उसने जवाब दिया कि उसे टेम्पेस्ट ग्रासलैंड्स में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी अपने आप ही कोई हल निकाल लेगा, और अगर वो कुछ मजाक करने की कोशिश भी करेगी तो वो सुनिश्चित कर देगा वह टुकड़ों में बंट जाएगी। उसके बाद एक एक करके सभी गायब हो गए, जिससे सुजू को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे लगा था कि वो सब पीछे रुककर उसके साथ खेलेंगे। फिर उसने पास्कल की ओर देखा जो अब अकेले बचे थे। उसने जवाब दिया कि वो भी नहीं रुक सकता क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे काम हैं। जूजू ने विनती की कि बस थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वह भी गायब हो गया। जूजू सिर्फ आह भर सकता था। अब सब फिर से चले गए और बस जब उसने अपने दोस्तों को फिर से देखा, तब से लेकर जब से छोटी सुआ लापता हो गई थी, कोई भी उसके साथ खेलने नहीं रुका। और वो सोचता है कि क्या वह ठीक तो है। उसे अचानक एक ख्याल आया, भले ही सब चले गए हों, वो खुद के दोस्त बना सकता है। इसलिए उसने उन्हें जोर से आवाज लगाई और खेलने के लिए बाहर आने को कहा, तो वे आ गए। इस बीच मीटिंग छोड़कर ब्रोकोली ने अपनी आंखें खोली, चलने का निर्णय लिया और उन लोगों पर गालियां बकने लगा जो उस पर शक करते हैं। उसने राज किया कि वो उन्हें दिखाएगा कि वह अपने पेड़ के बिना बेकार नहीं है। इसलिए उसने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया, पर वह अपने निशाने से चूक गया। भले ही आंखों में आग लिए वो खुद ही उन्हें पकड़ने की ठान चुका है, तो वो घोंघों को रुकने को चिल्लाया, जबकि वो उसे पकड़ने में जुटा हुआ था। नया बंदा उसे घोंघे का शिकार करते हुए देखकर तरस आता है। सींग वाला अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो जोर से ना कहता है, क्योंकि जब उन्हें एक घोंघा डैडी की कमी थी वर्ग बदलने के लिए, तो उसने उनकी मदद नहीं की थी। सींग वाला बच्चा सुना है कि वो कभी एक बहुत ताकतवर एक्सपर्ट था, पर वो भी उम्र की मार से नहीं बच पाया। अब उसे एक घोंघे को मारने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस पर दोस्त जवाब देता है, इसीलिए तो बोला था, बहादुर बनने में क्या रखा है, पैसे कमाने का ढंग निकाल के अमीर बन जाना चाहिए। उसके बाद वे लोग छोड़कर चले जाते हैं और गांव का मुखिया घोंघा डैडी के थप्पड़ों से गालों पर मार खा रहा होता है। जबकि वो घोंघा डैडी से खा रहा था, वो अपने चुनावों के बारे में सोच रहा था। जब उसने पहली बार मोहर चुनी थी, उसे लगा था कि ये आसान होगा। कौन सोचता कि वो मनहूस पत्थर ऐसा कर देगा कि जब भी वो उसके पास से जाएगा बुरी तरह कमजोर पड़ जाएगा, और सोचो तो वो इतना नीचे गिर जाएगा। जिल्लत और हिम्मत से उसने उस घोंघे को धो डाला, फिर भी वो भी नकली चोटें
और अब वो इतना थक गया है। पहले वो सबसे मजबूत लोगों में से एक हुआ करता था, और सोचो तो सही कि कुछ घोंघे ही उसे अब ऐसा कर देंगे तो वो वसी पर गाली देता है, क्योंकि उसी ने इस बुजुर्ग के मास्टर प्लान को तबाह कर दिया था। जब वो अपने मन में उसे धमकी देता है, अगर वो उसे फिर पकड़ ले तो वो उसे पूरा का पूरा निगल जाने का प्लान बना रहा है। इधर मशरूम किंगडम में चारों को दीवारों के ऊपर आराम करते हुए देखा जा सकता है। वाजी पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, जिस पर बयू उसे महाराज कहकर बुलाता है और जवाब देता है कि जैसा कि वो देख सकता है, मशरूम किंगडम धीरे धीरे संभल रहा है। पिगी एक तरफ खेल रहा है। वाजी साफ करता है कि उसका मतलब ये है कि वे लोग अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए। उसने सिर्फ सोचा और वे अचानक यहाँ थे। जब वो खुद से पूछता है कि क्या ये एक ऐसी क्षमता है जो सभी राजाओं के पास होती है, क्योंकि उसने सिर्फ सोचा था और वो क्षमता अपने आप ही सक्रिय हो गई। इधर कागे अभी भी मूर्खता कर रहा था और हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो पूछ रहा था कि एक साधारण मशरूम राक्षस कैसे पूरे मशरूम का राजा बन सकता है। कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने फिर से हमला बोल दिया। वाजी तो अपनी शक्ति के बारे में गहरे विचार में डूबा हुआ था और फिर से उसे चालू करने का सोच रहा था। तो जब कागे ने नीचे की ओर वार किया, वाजी ने अपना डोमेन सक्रिय कर लिया। वे तुरंत एक नए जगह पर पहुंच गए, जिससे कागे को लगा कि वाजी चालाक आदमी है। जैसे ही वो तालाब में गिरा, लेकिन फिर भी इससे उसे रोका नहीं गया। जैसे ही उसने वाजी से कहा कि उसको नए किंग के रूप में मान्यता देना संभावना 0% है, जैसे ही उसने फिर से वार किया, वाजी ने दोबारा डोमेन सक्रिय किया और वे फिर से एक नई जगह पर पहुंच गए, जहां कागे फिर से सिर के बल गिरा। बायू ने अपने महाराज वाजी से कृपया मजाक न करने की विनती की और पहले वाली जगह वापस जाने को कहा, क्योंकि उसे कुछ आधिकारिक बातें बतानी थी। वाजी समझ गया, और वैसे भी उसे इस शक्ति का इस्तेमाल करना काफी हद तक आ गया था। तो वे वापस उसी पुरानी जगह पर पहुंचे, कागे को फिर से मुंह के बल गिराते हुए, जो कि वाजी का इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि कागे हमेशा अपने चेहरे पर क्यों गिरता है। अब वाजी को पता चल गया है कि उनका डोमेन उन्हें अपने डोमेन में मशरूम किंगडम में आजादी से घूमने की इजाजत देता है। जैसे कि किंग्स मैजेस्टी, एक शक्ति जो केवल किसी जाति के राजाओं के लिए होती है। एक ही प्रजाति के सभी राक्षस वाजी के हुक्मों की सुनेंगे, पर वो उन्हें खुद को मारने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और फिर रेस मास्टरी, सभी जातीय शक्तियों की प्रभावशीलता 100% बढ़ जाती है। जातीय शक्तियों की मास्टरी की गति भी काफी बढ़ जाती है और राजा को मिलने वाली श्रद्धा उन राक्षसों की संख्या बढ़ने के साथ और मजबूत होती जाती है जो उनकी पूजा करते हैं। इधर पीछे की ओर कागे अभी भी संघर्ष कर रहा है। उसे तो ये असंभव सा लगता है। वो वाजी की तरफ रेंगते हुए बढ़ता है, पर तब बायू उसे खुद को शर्मिंदा करने से रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने नहीं देखा कि वाजी ने उन्हें मशरूम किंगडम में कैसे टेलीपोर्ट किया। ये तो एक ऐसी क्षमता थी जो पिछले राजा ने भी सीखी नहीं थी। यानी कहने का मतलब है, राजा की विरासत में कोई गलती नहीं हुई थी। नहीं, चाहे वो कितना भी ना चाहे, अब वो उनका नया राजा है। कागे का कहना है कि उसे पता है, लेकिन पिछले सभी मशरूम राजाओं का अपना राजा रूप होता था, पर ये बंदा अब वो राजा तो बन गया है। तो वो सोच रहा है कि वह अब भी मशरूम दैत्य क्यों दिखता है, और वो पूछता है कि वो इस तरह दिखकर अपनी जाति का नेतृत्व कैसे कर सकता है। उनकी बातचीत सुनकर वाजी को एहसास हुआ कि बेवकूफ मशरूम चाचा सही कह रहा है, क्योंकि अब वो मशरूम राजा है और उसका स्तर 60 तक पहुंच गया है। वो सोच रहा है कि आखिर वो विकसित क्यों नहीं हुआ। अब जब उसने राजा की विरासत पाली है, तो क्या उसे एक सुपर शक्तिशाली मशरूम राजा के रूप में विकसित नहीं होना चाहिए? तो वो सिस्टम से पूछता है, क्या कोई बग तो नहीं है? सिस्टम का जवाब है कि क्योंकि प्लेयर क्लास मशरूम ब्रेव में बदल गया है, वो अब विकसित होने में असमर्थ है और उसका दानव रूप मशरूम मॉन्स्टर के रूप में लॉक हो गया है। हालांकि चूंकि उसने राजा की विरासत प्राप्त की है, एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है जहां प्लेयर मशरूम राजा की प्रजाति में तो विकसित हो गया है, पर फिर भी मशरूम मॉन्स्टर की शक्ल बरकरार रखी है। अचानक वाजी को याद आया कि उसने बहादुर बनने के लिए अपनी विकास की क्षमता का बलिदान कर दिया था, तो इसीलिए वह अभी भी ऐसा ही दिखता है। हालांकि उसकी प्रजाति मशरूम किंग में बदल गई है। और जब वह सिस्टम से बात कर रहा था, उसके पीछे कागे ओजी को चिढ़ा रहा था, क्योंकि कागे को वह खुद से बड़बड़ाता हुआ ही दिखाई दे रहा था। और उसने बायू से पूछा कि क्या उसे वह राजा सामग्री जैसा लगता है, पर उसने उसकी अनदेखी की और वाजी के पास चल के गई। और शायद यह सब किस्मत में ही लिखा था। उसने अपनी उच्चता से पूछा कि क्या उनको भी शूटिंग स्टार्स से मार लगी थी। वाजी को समझ नहीं आया कि वह शूटिंग स्टार्स से क्या मतलब कर रही है, तो उसने पूछा, जिसे वह स्पष्ट करती है कि उस समय जब वे नए मशरूम किंग की खोज कर रहे थे, आसमान से गिरने वाली एक तेज रोशनी ने उन्हें मारा था। जब वे जागे तो उनमें इंसानों में बदलने की शक्ति आ गई। अब उसे समझ आ गया कि शूटिंग स्टार्स का क्या मतलब था। जबकि सोचता है कि यह सब इंसानों का क्या है, उन्होंने ही उसे उस में दिया है। तो वह कहता है कि अगर उसे वह इंसान मिल गया तो वह उन्हें पट्टी काट देगा, जैसा कि उसने हमें मार दिया था। तो वो कहता है कि अगर उसे कभी वो आदमी मिल गया जिसने ये किया, तो वो उसे पतली पतली पट्टियों में काट देगा, जैसे कि उसने हम पर एक जानलेवा इरादा जाहिर किया, जिससे वजीज उसने कागज बात सुनकर अपना मुट्ठी भींच ली। वजीर घबराहट में हंसा। कहते हैं कि उनका अंदाजा सही था। पिगी और वो भी उस चमकती रोशनी लगने से इंसान बन गए, जबकि पिगी बस यहाँ खुश है।
तभी वे अचानक फिर से इंसानों में बदल गए। लगता है किसी जादू का वक्त खत्म हो गया है। पर इस अचानक बदलाव ने पिगी को उसका फल गंवा दिया। वह उसके लिए रो रही है, जबकि कागे भी अपनी पूरी जान लगा के रो रहा है, जिससे सब हैरान हो रहे हैं। और बायू भारी मन से बताता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कागे बेवकूफ है और अपने राक्षस रूप में वापस नहीं जा सकता। इससे वाजी चौंक गया, तो उसने पूछा कि क्या उनके राक्षस रूप में वापस जाना संभव है। उसने जवाब दिया कि हाँ, वापस जाना संभव है, और उसने कहा कि वे भी ऐसा नहीं कर पाते, यह मत बताना। वाजी ने बताया कि उन्होंने पहले कभी कोशिश नहीं की। तो उसने पूछा कि वह अपने राक्षस रूप में वापस कैसे जाती है, और उसने दिखाया। उसने अपने सिगार को हवा में उछाला और बस ऐसे ही चाहकर बदल गई, और वे इसे देखकर दंग रह गए। और पिगी भी। तो पहले वो अपने राक्षसी रूप में वापस आ गई, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सारी माना खर्च कर दी थी, और उसने नहीं सोचा था कि वे अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। बायू ने समझाया कि ये बहुत आसान है, बस उन्हें उल्कापिंड की ऊर्जा को महसूस करना होगा और उसे अपने शरीर में समाहित कर लेना होगा। उसके बाद वे अपने इच्छानुसार रूप बदल सकेंगे, जैसे वो फिर से इच्छानुसार बदलती है। जबकि कागे अभी भी रोने में लगा हुआ है। फिर भी वाजी उससे पूछता है, क्या वो भी वही करके वापस बदल नहीं सकता। तो वो अपनी नौटंकी रोकता है और वापस होकर उसका जवाब देता है। वो उससे कहता है कि उसके लिए कहना आसान है, और पूछता है कि क्या वो सोचता है कि हर कोई इतनी आसानी से उल्कापिंड से ऊर्जा को महसूस कर सकता है और नियंत्रित कर सकता है, जिसे वो दिखा भी देता है। और नम्रता से शेख ही बघारते हुए कहता है कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा और कल्पना की थी कि वो हमेशा इंसान ही रहेगा, साफ साफ कागे की शान में पट्टा लगाते हुए। जबकि दूसरी ओर वासी को पिगी के दोनों पिगी ने गले लगा लिया। मयू तो नमक छिड़क दिया कागे के जख्म पे, जब वो बोली कि असल में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर में मना को ढंग से नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तारे से आया हुआ मना और उसके शरीर के अंदर का मना एक दूसरे से टकरा गए, जिससे उसकी ये हालत हो गई। वो न पूरा इंसान है, न ही संपूर्ण राक्षस। आखिर में वो दोनों रूपों की पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कागे अपनी इज्जत ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, तो उसने जोर से कहा कि ये सब इतना आसान नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं, और ये क्योंकि वो अपना मना कंट्रोल करने की आदती है। और ये बच्चा वाजी को तो राजा की विरासत का बूस्ट भी मिला हुआ है, और अगर वाकई में इतना आसान है जैसा कहा जा रहा है, तो वो चाहता है कि वो लड़की इसे आजमाए। जिस पर वाजी ने उत्साह से पिगी को बोला कि कोशिश करके देख, और कहने लगा कि बड़ा आसान है, बस उसे मॉन्स्टर फॉर्म में बदलने की खूब जमकर सोचना पड़ेगा। तो उसने वो किया जो उससे कहा गया था और उसकी आत्मा को निचोड़ लिया, जबकि वो अपने दानव रूप के बारे में गहराई से सोच रही थी, लेकिन वो नाकाम रही, जिससे कगुया बहुत खुश हो गया और वो हंस पड़ा, क्योंकि उसने उन सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन उसका जश्न ज्यादा देर नहीं चला। जब वाजी ने उसे सेब ऑफर किए, तो उसने जैसे ही वह अपने मॉन्स्टर फॉर्म में वापस आई, वाजी ने पिगी से कहा कि वह कमाल की है। कगुयास का गर्व मानो धुंध हो गया। अब और कोई छवि बची नहीं थी जिसे वह थामे रहे, तो उसने फिर से चीखना शुरू कर दिया, जिससे वाजी और पिगी भी हैरान रह गए। लेकिन बायू को बहुत हो गया था, इसलिए उसने उसे सिर में गोली मार दी, उसे ठंडा कर दिया, साथ ही वाजी और पिगी को भी डरा दिया। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने उन्हें संभलने को कहा, क्योंकि वह एक खोखली गोली थी। अब जब कागे का सामना कर लिया गया है, वे आधिकारिक बातें कर सकते हैं। बायू ने उसकी महाराज से बात की, और जैसा कि वह देख सकते हैं, मशरूम किंगडम धीरे धीरे संभल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मशरूम जनजाति पहले ही खत्म हो चुकी है। अपने जनजातीय लोगों के जमा हुए बिना यह जगह वास्तव में किसी अन्य से अलग नहीं है। इसलिए उन्हें उसकी जरूरत है कि वह उन्हें एक बार फिर से समृद्धि की ओर ले जाए, और सिर्फ वही उनके खोए हुए जनजातियों को वापस ला सकता है। वाजी ने पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, तो उसने सोचा कि बस उस स्पोर भरी गोलियों का उपयोग करके दिखा दूंगी। हाइपर इवोल्यूशन के साथ वो जमीन पर गोली चलाती है और अलग अलग तरह के मशरूम उगाते हैं। फिर उसने समझाया कि ये उन अलग अलग मशरूम प्रजातियों के बीजाणु हैं जो उसने पहले एकत्र किए थे। वो इन्हें गोलियों में भर देती है ताकि वो जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत कहीं भी उगा सके। वाजी समझ गया कि वो क्या कह रही है, और वो बीजाणु का इस्तेमाल करके मशरूम उगा सकते हैं और उनका पालन पोषण कर सकते हैं जब तक वो ज्यादा मजबूत नहीं हो जाते। लेकिन आंटी, जब वो ये कर सकती है तो उसे उसकी क्या जरूरत है, ऐसा वो पूछता है। वो जवाब देती है कि जितनी मशरूम प्रजातियां पहले हुआ करती थीं, उन 40,000 में से जो बीजाणु उसने एकत्र किए हैं, वो तो बस सागर में एक बूंद है। वो सब वापस ला सकने वाला सिर्फ वही है, उसकी शान। तो वो अपने बीजाणु नियंत्रण को लहराता है, जिससे पिगी खुशी से झूम उठता है। और फिर से बायू आंटी बोलता है, जैसे उसने बताया कि वो पहले अपने बीजाणु से मशरूम तो उगा लेता था, पर वो मशरूम कभी राक्षस में नहीं बदले। इस पर उसका आंटी बोल देना वाकई में उसके ईगो पर भारी पड़ता है। फिर भी वो जवाब देती है कि वो अब कर सकता है, क्योंकि वो अब मशरूम किंग है। उसके पास शाही कवच होना चाहिए था। इसे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने अपनी स्थिति देखते वक्त ऐसी कोई क्षमता देखी हो। इसलिए उसने मान लिया कि जैसे ही वो मशरूम किंग बना, उसके स्पोर्स अपने आप रीगल स्पोर्स में बदल गए होंगे। सिर्फ रीगल स्पोर ही सबसे बुनियादी मशरूम प्रजाति, मशरूम मॉन्स्टर को जन्म दे सकता है, जो बाद में किसी भी मौजूदा मशरूम प्रजाति में विकसित हो सकते हैं। जब तक उसकी महामहिम लगातार और अधिक मशरूम मॉन्स्टर पैदा करते रहेंगे, वे
वे धीरे धीरे विकसित होंगे और अपनी जनजाति की शक्ति को वापस पालेंगे। इसने उसे और दृढ़ संकल्पित बना दिया, इसलिए उसने स्पोर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया और उम्मीद की कि छोटे मशरूम निकलेंगे। पर हैरानी की बात यह कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वो सोचने लगा कि क्यों, और पूछने लगा कि क्या उसके स्पोर्स काम नहीं कर रहे हैं। अचानक सिस्टम ने उसके सवालों का जवाब दिया और कहा कि एक राजा के पास अनेक क्षमताएं होती हैं। खिलाड़ी को अभी उन सभी को सफलतापूर्वक अनलॉक करना है और उसे अपनी क्षमताओं की दक्षता बढ़ाने को कहा गया है। बायू ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि वो अब उनका राजा है, उसे राजा की विरासत कुछ ही समय पहले मिली है, उसे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जगह है, जिसको वो समझ गया। फिर वो बायू एंटे को फिर से बुलाता है और पूछता है क्या उसके पास कोई तरीका है जिससे वो जल्दी से अनुभव पा सके। इस पर वो अपनी बंदूक उसके चेहरे पे तान देती है और शांति और विनम्रता से अपनी महिमा से बायू को बुलाने को कहती है। नहीं कि आंटी, वाजी फौरन मान जाता है और इससे वो खुश हो जाती है और अपना आपा फिर से पा लेती है। वो कहती है कि बिल्कुल उसके पास एक तरीका है जिससे वो उसे जल्दी ताकतवर बना सकती है, क्योंकि उसकी महिमा की मजबूती में सहायता करना भी उसके मिशन में से एक है। उसे शांत होते देख वो सुझाव देता है कि उसे महिमा कहने की बजाय अब से डुओमो बुलाए। वो पूछती है क्यों, जिस पर वो समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी मशरूम्स का राजा बनने लायक नहीं है और वो अभी इतना कमजोर है कि मशरूम जनजाति को उनकी पुरानी ताकत वापस दिलाने में मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो भविष्य में मजबूत हो जाएगा और मशरूम जनजाति को दोबारा समृद्धि की राह पे ले जा सके, तब उसे आपकी महिमा कहने में देर नहीं होगी। और इस भाषण के साथ उसने एक नई क्षमता हासिल की जिसे धर्मी सम्मोहन कहते हैं। जबकि बायू सोचता है कि राजा की विरासत की शक्ति पाकर भी वो घमंडी नहीं बना, तो अगर वो इस रवैये को बनाए रख सकता है तो एक दिन वो जबरदस्त राजा बन सकता है। अब जब वाजी के कथन ने उसे भावुक कर दिया तो उसने उसे समझाया कि वो समझ गई है और उसे डोमो कहकर बुलाया। उसके बाद वाजी ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसी दौरान कगुया होश में आया तो वो वाजी की तरफ गुलाटी मारते हुए बोला कि क्या करना है ये तो साफ है, उन्हें बदला लेना होगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। उन्हें उस फायरबेन गिल्ड के नजरों से इंसानों को धराशायी कर देना होगा, जिसने वाजू को उस मास्क पहने आदमी की याद दिला दी। और उसने पूछा क्या वो पागल है चिल्लाते हुए, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन वह जंगली सिस्टम उसके साथ कुछ और ही इरादे रखता है। तो उसने खिलाड़ी को एक नए मिशन के ट्रिगर होने पर बधाई दी, मशरूम किंग का बदला। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।